हाँ जी, सभी को नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद। कुछ लोगों की समस्या आती है सर, ज्योमेट्री उनको समझ में नहीं आ रही है। सीडीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारा काम है सर, बताइए ज्योमेट्री कैसे करें? उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैंने ज्योमेट्री की क्लासेस करी हैं। आपको ज्योमेट्री की क्लास मिलेगी। मैं पहले जब ज्योमेट्री शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था, है बहुत लेंदी टॉपिक, लेकिन इसको आसान कैसे किया जा सकता है? इसके लिए मैंने थोड़ा-सा सोचा, होमवर्क किया है, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, है बहुत लंबा। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले पढ़ना होता है प्लेन ज्योमेट्री, है ना? ध्यान समझिएगा, घबराइएगा मत, है ना? बस उसके बाद बाकी का काम हम कर लेंगे। प्लेन ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, मेंसुरेशन 2D पढ़ना है, मेंसुरेशन 3D पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ इसी का पार्ट होता है, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी का पार्ट होता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाम में भी क्लियर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसी का पार्ट होता है। तो ये सारी कहानी आपको पता होना चाहिए। एक कोट लिखा है मैथ्स में, तकदीर बदलने का फॉर्मूला है। अगर आपने मैथ्स कर लिया, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, जय हिंद जय भारत, काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्लेन ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर कैसे करना है वो भी बताऊंगा। देखिए, लाइन्स एंड एंगल पढ़ना है आपको। सबसे पहला चैप्टर क्या है? लाइन्स एंड एंगल। थोड़ा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। प्लेन ज्योमेट्री थोड़ा लंबा चलता है, लंबा चलता है तो सबको लगता है अरे ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इतने लंबे समय से। एक काम करिए, चैप्टर वाइज कर लीजिए कि एक एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ना कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। थोड़ा साइकोलॉजी के साथ, अपने दिमाग के साथ खेलिएगा। दूसरा क्या होता है इसमें? दूसरा होता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बाद क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स। चौथा क्या होता है? पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन के बाद क्या होता है? सर्कल्स। और सर्कल के बाद क्या होता है? कुछ मिसलेनियस थ्योरम पढ़ने होते हैं, है ना? ये चीज़ अपने पास होगा। घबराइएगा मत कि नहीं भैया क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है। इसको प्लेन ज्योमेट्री का पार्ट माना जाता है। देखिए, जो कंटेंट मैं दूंगा ज्योमेट्री का, उसको आपको क्या करना है? ज्योमेट्री का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसकी शीट मिल जाएगी आपको, और इसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स, बस इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया का जो बेस्ट कंटेंट हो सकता था, बेस्ट टीचर हो सकते थे, उनसे कंटेंट लिया है, उनकी चीज़ों को देखा है। जो सबसे इफ़िशिएंट तरीका हो सकता है, बेस्ट तरीका हो सकता है, उसको भी सॉल्व करेंगे, उसको भी समझेंगे। आपको किसी, क्यों इस वीडियो को 2 बार देखना है? वीडियो को कितनी बार देखना है? 2 बार देखना है, 2 टाइम्स देखना है। और शीट को 3 बार सॉल्व करना है, कम से कम। बार बार जितनी बार आप सॉल्व करेंगे, जितनी बार शीट को सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्री उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से पढ़िएगा, चीज़ों को समझते हुए करिएगा, आराम से करिएगा। वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार इसी वीडियो को करना है। इसके अलावा कुछ भी इंडिया में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीडीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आराम से हो जाएगा। जितना मैं दूंगा ये सफिशिएंट कंटेंट होगा आपके लिए। बस उसको करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम हो तो क्या, सॉल्यूशन हम हैं, हम आपके साथ हैं। तो सॉल्यूशन की समस्या तो आपके साथ होनी ही नहीं चाहिए, है ना? चलिए चलते हैं, सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। क्वेश्चन पे आने से पहले आपसे हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या क्या है? सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा क्या? चैप्टर का नाम डालेंगे लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहला चैप्टर हमारा है लाइंस एंड एंगल। बार बार इसी को करिएगा, मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास करिएगा कि इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बस इसी को बार 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 बार, जितनी बार, 3-4 बार वीडियो को देख सकते हैं, 7-8 बार आप शीट सॉल्व कर सकते हैं, बस उसी को कर लीजिएगा। ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? पॉइंट से शुरू करते हैं अपनी कहानी को। जीवन भी एक पॉइंट से शुरू होता है, तो जीवन ही है ये। ज्योमेट्री कुछ नहीं है, जीवन ही है। कहाँ से कोई चीज शुरू होती है? पूरा जीवन कहाँ से शुरू होता है? पॉइंट से। पॉइंट से ही हम शुरू कर रहे हैं। पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने लगाया, एक पॉइंट ये दिया, दूसरा पॉइंट ये दिया, तीसरा ये दिया, ये चौथा। एक क्या है? एक सर्कल है। देख रहे हो, सर्कल है। ये क्या है? एक सर्कल है, लेकिन इसका रेडियस कितना होता है भैया? रेडियस 0 होता है। देखो, इसके 2-3 डेफिनेशन हो सकते हैं। पहला हो सकता है अ सर्कल विद 0 रेडियस। कोई सर्कल है जिसका रेडियस क्या हो गया है? 0 हो गया है। जितने लोग रेडियस नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि ये है, मान लो सेंटर, सेंटर से ये जो दूरी होती है इसको रेडियस कहा जाता है। अगर रेडियस 0 कर देंगे तो केवल पॉइंट पे बनेगा कि नहीं बनेगा? रेडियस है ही नहीं, 0 हो गया है, तो ये बन जाएगा।
एक सर्कल जिसका रेडियस 0 है। दूसरी बात, पॉइंट जो होता है वो डायमेंशन लेस फिगर होता है। डायमेंशन लेस फिगर का मतलब क्या होता है? डायमेंशन लेस, बीमाहीन हिंदी में कहा जाता है। डायमेंशन लेस फिगर, बीमाहीन फिगर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? पॉइंट कहा जाता है। बीमाहीन का मतलब क्या होता है? बीमा क्या होती है? बीमा देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस मतलब हो गया वन डायमेंशन, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों है, इसका मतलब क्या है? टू डायमेंशन है। और अगर एक्स वाई जेड तीनों है, इसको क्या बोला जाएगा? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो ये थ्री डायमेंशन फिगर है। कोई वन डायमेंशन केवल एक्स एक्सिस पे है तो वन डायमेंशन, केवल वाई एक्सिस पे है तो एक डायमेंशन, केवल जेड एक्सिस पे है तो एक डायमेंशन। लेकिन एक्स वाई दोनों है तो 2D फिगर, एक्स वाई जेड तीनों है तो उसको 3D फिगर कहा जाएगा, है ना। पॉइंट क्या है? डायमेंशन लेस है, ना एक्स एक्सिस पे है, ना वाई पे है, ना जेड पे है, मतलब किसी भी कोई भी डायमेंशन नहीं रखता है। ये हो गई बात पॉइंट की। दूसरा हेडिंग डालेंगे क्या? लाइन, जिसको रेखा कहा जाता है। रेखा का फिगर कैसा होता है? रेखा का मतलब हो गया लाइन, लाइन जो दोनों तरफ बढ़ सकती है। इसका ना कोई इनिशियल पॉइंट होता है, ना तो फाइनल पॉइंट होता है। ना तो इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआत होता है कहीं से, ना तो फाइनल होता है। ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। इसको क्या बोला जाएगा? लाइन कहा जाता है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। और लाइन का डायमेंशन कैसा होता है? 1D फिगर होता है। सीडीएस का क्वेश्चन बन चुका है। 1D फिगर होता है क्या? 1D फिगर होता है लाइन। तीसरा होता है प्लेन। प्लेन क्या होता है? एक लाइन इधर, दूसरा लाइन इधर, तीसरा लाइन इधर, चौथा लाइन इधर लगा दीजिए, तो ये हो गया प्लेन। प्लेन हो गया तो इसको क्या बोला जाता है? ये 2D होता है, 2D फिगर होता है। एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे होता है ना। उसके बाद चौथा होता है रे, RAY। रे मतलब क्या होता है? किरण। मोहल्ले में रहने वाली किरण की बात नहीं हो रही है। एक पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट से एक लाइन को शुरू करिए और यहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसको क्या बोला जाता है? इसको रे कहा जाता है। कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। लाइन में क्या हो रहा था? लाइन में ना तो यहाँ पर एंडिंग पॉइंट था, ना तो यहाँ पर। लेकिन रे में क्या होता है? रे में यहाँ पर एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लो ये है सन, सन से एक रे आती है। इसको रे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर है, शुरू हो रहा है, इनिशियल पॉइंट है। सूर्य की इधर से लाइन नहीं आ रहा, सूर्य से ही आ रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एक ही तरफ बढ़ता है, इसलिए इसको रे कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद होता है सर आपके पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का भाई मेरे क्या है स्थिति? ये लाइन है ना, लाइन से एक पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट लीजिए, यहाँ से दोनों पॉइंट को कट करके निकाल दीजिए। कट करके निकालेंगे तो जो फिगर बनेगा उसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। एक लाइन आपने लिया और यहाँ पर एक पॉइंट लगाया ए, यहाँ पर एक पॉइंट लगाया बी, और ए बी को क्या बोला जाएगा? लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट भी होता है और फाइनल पॉइंट भी होता है ना। इसी को क्या बोलेंगे भैया मेरे? इसी को बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है। उसके बाद लास्ट होता है आपके सामने एंगल। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं इसमें है। एंगल में क्या होता है? एंगल में दो रे निकल लेते हैं। एक रे मान लीजिए आपने लिया ये, दूसरा रे लिया यहाँ पर ये। दो रे के बीच में जो स्पेस होता है इसको क्या कहा जाता है? एंगल। एक यहाँ पर ओ लिख दिए, ओरिजिन, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ओ ए एक क्या है? रे है, रे वन। ठीक है। ओ बी क्या है? वो भी एक रे है। इन दोनों रे के बीच में जो जगह बना है इसी को क्या बोला जाएगा भैया? इसी को बोला जाता है एंगल। ये बात क्लियर हो गई क्या? पहला हमने पढ़ा क्या? पहला हमने पढ़ा पॉइंट क्या होता है। बहुत प्रेम से, इत्मीनान से समझिएगा, कोई बहुत जल्दबाजी हम नहीं करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? पहला हो गया अपने पास पॉइंट, अ सर्कल विद जीरो रेडियस, जिसमें रेडियस नहीं होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। लाइन क्या होता है? लाइन 1D फिगर होता है, जो केवल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पर रहता है, तीनों पर नहीं रहता है। प्लेन क्या होता है? 2D फिगर होता है, ये एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस भी होता है। रे क्या होता है? ये भी 1D फिगर होता है, एक पॉइंट से शुरू होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, उसका फाइनल पॉइंट कोई डिसाइड नहीं होता है, इसको रे कहा जाता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन में से बीच में से दो पॉइंट ले लीजिए, तो ये एरिया जो होता है इसको क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट भी होता है, लाइन सेगमेंट का फाइनल पॉइंट भी होता है। एंगल क्या होता है? दो रे के बीच में जो स्पेस बनता है इसी को क्या कहा जाता है? एंगल कहा जाता है। एक रे ये है, दूसरा रे ये है, इसके बीच में जो बना है इसको क्या बोलेंगे? एंगल। इसके बीच में जो बना है इसको क्या बोलेंगे? एंगल। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी कहानी हो गई बेसिक की, कि भैया लाइन एंड एंगल में पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है। नया है तो आप बार बार इसी को करते रहिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एंगल कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? मैथ्स में तकदीर बदलने का फॉर्मूला है, मैथ्स ही है जो जीवन को पार लगाएगा। सबसे पहला होता है
जीरो एंगल। जीरो एंगल, जीरो एंगल का मतलब क्या है? देखो दो रे थी, रे का समझिएगा, एक रे ये है और एक रे ये है, कुछ तो एंगल बन रहा है। हमको जीरो बनाना है, जीरो बनाना है तो इस रे को, ये वाला जो रे है ध्यान समझिएगा, इस रे को हमको इसी पर रखना पड़ेगा, तभी तो एंगल जगह कम बनेगा। जगह देखो, जगह थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जगह ज्यादा है कि यहाँ पर जगह ज्यादा है? यहाँ पर जगह ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे एक है, यहाँ पर कितना है? दो। हमको क्या करना है? जीरो। जीरो करना है मेरे भैया, तो इस वाले को हम क्या करेंगे? इसी पे सटा देंगे। भैया इनके बीच में जगह जीरो होनी चाहिए, जगह है कुछ, इस जगह को मुझे जीरो बनाना है। तो जीरो बनाना है तो इस बीच के एरिया को कम करना पड़ेगा। एरिया को कम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा। इस लाइन को पकड़िए और इस लाइन को पकड़ के नीचे लाइए और यहाँ पे सटा दीजिए। इन दोनों पे जब सट जाएगा तो बताओ क्या एंगल बनेगा? जीरो एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोला जाता है? जीरो एंगल कहा जाता है। जीरो एंगल मतलब एक लाइन पे बना है, इसी लाइन पे दूसरा भी है, ओ ए पी, यानी दोनों एक ही लाइन पे है, इसलिए इसको जीरो एंगल कहा जाएगा। दूसरा क्या होता है भैया? दूसरा होता है अक्यूट एंगल। अक्यूट मतलब ये नहीं कि बहुत सुंदर है, अक्यूट एंगल का मतलब होता है कि देखो, पहले जीरो पे मामला चल रहा था, जीरो से थोड़ा आगे बढ़ा 10 20 30 और आगे बढ़ा 40 50 60 और आगे बढ़ा 90। तो जीरो से 90 के बीच में जो एंगल बनता है, जो जगह बनती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अक्यूट एंगल। यानी थीटा का मतलब हो गया एंगल को डिनोट कर रहा है। एंगल जो है वो जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यानी जीरो से 90 डिग्री की जो कहानी होती है, इसको क्या कहेंगे? अक्यूट एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले जीरो एंगल, दोनों लाइन एक जैसा हो गया। अक्यूट एंगल जीरो से 90 डिग्री के बीच में होता है। तीसरा हमारे पास क्या है? राइट एंगल। तीसरा क्या होता है बताओ? राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? समकोण। राइट एंगल मतलब समकोण। इसका मतलब है कि एक रे ये है और दूसरा रे ये है, और दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है बताओ? 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज बता रहा हूँ। 2 डिग्री के बीच में राइट एंगल का मतलब हो गया क्या? 90 डिग्री का एंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल कहा जाता है। जीरो से 90 डिग्री का है, जीरो से 90 के बीच में है, मतलब 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 62 डिग्री, 32 डिग्री, 27 डिग्री, ये सब अक्यूट एंगल में आएंगे। 90 डिग्री किस में आ जाएगा? राइट एंगल में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 90 डिग्री किस में आ जाएगा भैया? राइट एंगल में आ जाएगा। चौथा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया क्या? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया अधिक कोण। देखो अभी हम कहा 0 डिग्री पे थे, जीरो से आगे बढ़े, जीरो से 90 के बीच में आए अक्यूट एंगल, 90 डिग्री पे आए तो राइट एंगल, अब 90 से आगे बढ़ेंगे 180 तक आके रुकेंगे। यानी अब थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। यानी ये कहानी जो है 90 से 180 के बीच में चलेगी, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। बात समझ में आ रही है? 90 डिग्री तक था, 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा था, इसका मतलब है अगर मैं ये लाइन बनाना चाहूँ, क्या मैं ऐसा लाइन बना सकता हूँ? जी हाँ, बना सकते हैं। यहाँ पर 90 आ रहा था, यहाँ पर कहाँ पर 90 आ रहा था? ये एरिया 90 आ रहा था, 90 से थोड़ा सा आगे बढ़े, यानी 90 से ज़्यादा हो गया, तो 90 से ज़्यादा को क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। 180 से छोटा होना चाहिए, यानी यहाँ तक हम आ सकते हैं। यानी ये पूरा लाइन बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता ना, ये बात मानिएगा, बराबर नहीं हो सकता। अगर बराबर हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है बताओ? 180 डिग्री का बन रहा है। और इस 180 डिग्री वाले एंगल को क्या बोला जाएगा? तो पांचवा एंगल लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहा जाता है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात हो गई क्लियर क्या? जीरो एंगल क्या होता है? जीरो एंगल का मतलब जिसमें 0 डिग्री होता है। ये भी 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री। क्यों? एक लाइन इधर जा रही है, दूसरा लाइन इधर जा रहा है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तुम्हारा जो रिश्ता है, एक तुम उधर सोचते हो, वो उधर सोचता है या सोचती है, तो इसलिए तुम दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है बताओ? 180 डिग्री बनता है। ये बात समझ में आ रही है ना? बताओ, एक समझ आया? यानी तुम दोनों के बीच में कौन सा एंगल है? 180 डिग्री है। तुम इधर हो और वो इधर है, बताओ कितना एंगल है? 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो, तो स्ट्रेट एंगल भी हो गया। और उसके बाद होता है अपने पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का क्या मामला है भैया? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की कहानी कैसे चलती है अभी और समझाऊंगा, रुके रहना, एंगल में और समझाऊंगा अभी। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हो गया थीटा की जो वैल्यू होती है वो 180 से ज़्यादा होती है और 360 से कम होती है।
यानी 180 से ज़्यादा का कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर बन रहा है 180, इसका मतलब कुछ यहाँ बनेगा और ये पूरा एरिया होगा। ये पूरे एरिया को क्या कहा जाएगा? देखो ये लाइन बना दीजिए, यहाँ पर अगर इस लाइन को अगर मैं यहाँ मिला दूंगा तो 180 बन रहा था, तो 180 से बड़ा करना है तो मुझे इधर जाना पड़ेगा। मैं इधर चला गया, मैं इधर चला गया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा, इस एंगल को क्या बोला जाएगा बताओ? रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? 180 से बड़ा और कहाँ से 360 से छोटा। इसका मतलब मैं कहूँ, अगर मान लो किसी का एंगल है 220, 220 वाले एंगल को क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा। अगर मैं मान लो कह दूं कि हमारे पास कोई एंगल है 320, इसका मतलब क्या है? वो भी रिफ्लेक्स एंगल है। मैं कह देता हूँ मान लीजिए मेरे पास एंगल है 295, तो वो कैसा एंगल है? वो भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। मैं कह देता हूँ मेरे पास एंगल है 220, तो वो कैसा एंगल है? वो भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। बात समझ में आ रही है? और लास्ट वन लिखिएगा क्या? लास्ट होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब ध्यान से सुनिएगा। पहले हम यहाँ से शुरू किए थे, उसके बाद आगे बढ़े 90 हो गया, इधर हो गया 180, इधर हो गया 270, अब फिर यहीं पर आ गए, लाइन यहाँ पर पहुँच गई है और लाइन यहाँ पर पहुँच गई है। इसका मतलब क्या हो गया? एक लाइन से शुरू किए थे और दूसरी लाइन पर आकर फिर खत्म कर रहे हैं, यानी ये पूरा घूम लिए, पूरा घूम लिए, तो क्या बना बताओ? 360 डिग्री बना। बात समझ में आ रही है? इसको कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास कितने एंगल हो गए बताओ? जीरो एंगल हो गया, अक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया और स्ट्रेट एंगल हो गया। जीरो एंगल मतलब 0 डिग्री, अक्यूट एंगल का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच, राइट एंगल का मतलब देखो बेसिक है, आपको लग रहा हो ये तो हमको आता है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? यही बेसिक है, यही हमको, जो सोच हमारी इतनी गंदी है ना, यही गंदी सोच हमको आगे बढ़ने नहीं देती है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। बेसिक जितना जानदार होगा, जितना शानदार होगा, उतना ही आपका अच्छा होगा बेस। जीरो एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में, कम, और रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में। 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, और 360 डिग्री को क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? आइए एक और डायग्राम बनाते हैं, उसमें और भी मैं बहुत सारी चीज बताने वाला हूँ। देखिए, मैं बना रहा हूँ एक कार्टेशियन प्लेन, ये है एक्स एक्सिस, ये है 0 डिग्री को डिनोट कर रहा है, और यही 360 डिग्री को भी डिनोट करेगा। कैसे? ऐसे, ये 360 को डिनोट करेगा। अभी बनाते हैं। उसके बाद मैंने ये बनाया और इसको मिला दिया। बताओ इस वाले एंगल को क्या बोला जाएगा? 90 डिग्री। इसी लाइन को मैं उठाया और इस लाइन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया ऐसा। अब बताओ इस वाले को पूरे को क्या बोल, देखो 90 इधर भी है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इधर भी 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है ना। 90 मतलब ये ऐसा एरिया जब भी बनेगा तो 90 बनेगा। अगर ये 90 है, इसका मतलब ये भी 90 है, और 90 और 90 दोनों मिल गए तो कितना बना बताओ? 180 बना कि नहीं बना? यानी इस पूरे एरिया को क्या बोला जाएगा? इस पूरे एरिया को बोला जाएगा कितना? 180 डिग्री। ये बात मानते हैं? अब 90 बना है तो इधर भी आ जाइए। चलिए अब इधर देखिए थोड़ा ध्यान से, ये बताइए इस वाले एरिया को क्या बोला जाएगा? इस वाले एरिया को क्या बोला जाएगा? ये भी 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? और इधर भी 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? इस वाले एरिया में भी 90 बनेगा। 90 और 90 कितना हो गया? 180, यानी इस वाले एंगल का भी सम कितना होगा? 180 होगा। और 180 और 180 मिल गए एक साथ, कितना हो गया? 360 हो गया। 180 180 360 हो गया, तो टोटल एंगल कितने का बनेगा? 360 का बनेगा। अब देखो 90 यहाँ बना है और पूरे को कितना बोल लिया हमने? 180। पूरा कितना हो गया? 180 हो गया। और इस वाले एंगल का सम कितना है? 90 है। इसका मतलब 180 में 90 जोड़िए, कितना बनेगा बताओ? 270 बनेगा। यानी इस पूरे एरिया को हमने क्या बोल दिया? इस पूरे एरिया को हमने क्या बोल दिया? इस पूरे एरिया को बोल गया 270 डिग्री। इस पूरे एरिया को हमने 270 बोल दिया। 270 में 90 और ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताओ? इस पूरे एरिया को हम क्या बोल देंगे? पूरे एरिया को, तो पूरे एरिया को बोल देंगे हम 360। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? 90, 180, 270 और 360, समझ आया? चलिए 90 डिग्री 0 से 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोला जाता है? अक्यूट एंगल बोला जाता है। अक्यूट एंगल बोला जाता है, ठीक है। और 90 से 180 वाले को क्या बोला जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। यानी 90 से 180 वाले जितने भी एंगल होंगे वो इसी बीच में आएंगे। 180 से 360 वाले को क्या बोला जाता है? 180 से 360 वाले को बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। ये बात हो गई क्या क्लियर? बताओ। और 180 वाले को क्या बोला जाता है? 180 डिग्री वाले को, 180 डिग्री वाले को बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। ये बात मानते हैं आप?
स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। 90 डिग्री वाले को क्या बोला जाता है? तो 90 डिग्री वाले को बोला जाता है राइट एंगल। राइट एंगल, ये बात ठीक है। 0 डिग्री वाले को क्या बोला जाता है? जीरो एंगल। जीरो एंगल। 360 डिग्री वाले को क्या बोला जाता है? बोलो। 360 डिग्री वाले को क्या बोला जाता है? कंप्लीट एंगल। क्या बोला जाता है? कंप्लीट एंगल कहा जाता है। आप मेरी बात मानिए, मेरे पे ट्रस्ट करिएगा, इसके अलावा कुछ भी मत करिएगा, बार बार इसी को करिएगा ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है? ये सारी बात आपको क्लियर हुआ क्या? बोलो हाँ या ना। ये सारी बात आपको क्लियर हुआ? बोलो भाई। बोल भाई हाँ कि ना, बोल भाई हाँ कि ना। बताओ जल्दी, क्लियर हुआ क्या? हाँ बताओ। एंगल क्लियर हो गया? जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कंप्लीट एंगल यानी कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। लाइन क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? प्लेन क्या होता है? रे क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? एंगल क्या होता है? सोचिए, आपको इतना कुछ आ गया, सब आ जाएगा धीरे धीरे, परेशान मत होइए। बात समझ में आ रही है? चलिए, और आइए, कुछ हम थ्योरी पे ही बात करेंगे। सबसे पहले पहले हम थ्योरी पे ही बात करेंगे, क्वेश्चन पे आराम से आएंगे। क्वेश्चन पे भी मैं आपको आऊंगा और इतने शानदार शानदार क्वेश्चन कराएंगे, आपको लगेगा मजा आ जाएगा, वाह मजा आ गया सर करके। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन बनाया भी हूं मैं, ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, और भी क्वेश्चन है। ठीक है? तो मजा भी आएगा आपको, बहुत सारी चीज करेंगे भी आप, कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं है। ठीक है? चलिए, प्रॉब्लम है तो क्या है, हम तो हैं ना आपके साथ। प्रॉब्लम है तो हम भी हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। खैर, बात खत्म। चलिए, अगला देखिए, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? दो लाइन पैरेलल लाइन कब कही जाएंगी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है, एक लाइन है ए बी, दूसरा लाइन है सी डी, और ये दोनों लाइन जो है आपस में एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। कभी मिलती नहीं है तो इसको क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब होता है दो लाइन जो कभी भी मिलती नहीं है, यानी डू नॉट मीट ईच अदर। वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइन कहा जाएगा। कभी भी जो भी लाइंस जो होती हैं, अगर दो बार मिलती नहीं है, कभी भी मिलती नहीं है, यानी तुम और वो कभी भी मिल नहीं पाओगे, तो तुम दोनों क्या हो? पैरेलल लाइन हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो दो लोग कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं तो क्या कहा जाता है उसको? पैरेलल लाइन कहा जाता है। कोई भी ऐसा लाइन जो एक दूसरे से मिल नहीं पाता, उसको क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइन कहा जाता है। तुम्हारा टारगेट है सिलेक्शन, अगर तुम सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम दोनों के बीच में क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है? तुमको कुछ चाहिए लेकिन वो चीज मिल नहीं पा रहा, बताओ तुम दोनों के बीच में क्या है? पैरेलल लाइन है। तुमको कभी भी नहीं मिल पाएगा, ये भी समझ में आ गया है? मुझे समझ में आ गया कि मैं कभी भी पढ़ नहीं पाऊंगा। बताइए, हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता हो गया? पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन जीवन में समझ में आया क्या काम आता है? पैरेलल लाइन का मतलब जो कभी भी मिलता नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइन। यानी मैं तुमसे नहीं कभी भी मिल पाऊंगा, मैं मरने वाला हूं, बताइए हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? पैरेलल लाइन का, जो कभी भी हम मिल नहीं पाएंगे। इसका मतलब कोई मर गया है तो हम उससे कभी मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे। बताइए, मर गया और हमारे बीच में क्या रिश्ता हो गया? पैरेलल लाइन का। देख रहे हो, जीवन आसान हो जाएगा मेरे भाई। ज्योमेट्री को मैं एकदम खून में बहा दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? बार बार सुनना पड़ेगा। मुझे सुनते रहिए, सुनते सुनते मेरी आवाज भी अच्छी लगने लगेगी और आपको ज्योमेट्री आने भी लगेगा। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है पढ़ाने में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। ठीक है? तो मैथ्स में तकदीर बदलने का फॉर्मूला है, मैं तकदीर बदलने का काम भी करूंगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद एक एक लाइन होता है जिसको क्या बोला जाता है? एक बोला जाता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब हो गया तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्स मतलब हो गया एक लाइन मैंने टेढ़ा खींच दिया, इसको क्या बोला जाएगा? इसको ट्रांसवर्स कहा जाएगा। ट्रांसवर्स मतलब हो गया कोई भी टेढ़ा लाइन। कोई भी टेढ़ा लाइन क्या कहलाएगा? बताओ। ट्रांसवर्स कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी टेढ़ा लाइन क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स कहलाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? बोलो। अब एंगल जो है, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बनता है, तो उसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको भी समझा देते हैं। एंगल लाइन के, सॉरी, जो पैरेलल लाइन होती है उसके बीच में कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं जो आपके एग्जाम में सवाल आता है, वो भी समझा देते हैं। हेडिंग डालिए क्या? एंगल्स इन पैरेलल लाइन। एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया? ये है अपने पास पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन बना लीजिए, दोनों के बीच में आप एक ट्रांसवर्स खींच दीजिए। ठीक है? ट्रांसवर्स खींच दिया आपने, इसका नाम हो गया एल, इसका नाम हो गया एम, इसका नाम हो गया टी ट्रांसवर्स। ठीक? इनके बीच में एंगल बनता है। जैसे मान लो पड़ोसी है, तो पड़ोसी का घर है,
अरे बगल, घर के बगल में रहने वाले को क्या बोला जाता है? भले ही दुश्मन है उसको क्या बोलेंगे बताओ? पड़ोसी। ठीक है। जो आपके साथ रहता है, आपके साथ पढ़ता है, आपके साथ घूमता है, आपके साथ खाता है, आपके साथ पीता है, उसको क्या बोला जाएगा बताओ? दोस्त बोला जाएगा। ठीक है। जो आपको जन्म दिया है उसको क्या बोला जाएगा? पेरेंट्स यानी मम्मी और पापा बोलते हैं। ठीक है। जो आपके साथ है उसको क्या बोला जाता है? भाई और बहन बोला जाता है। सबका अपना अपना नाम है। ठीक है। तो तिर्यक रेखा के अगल बगल वाले को कहानी को क्या बोला जाता है? जैसे मान लो इसको, इसको बोल दिया हमने वन। ठीक है। इसका नाम रख दिया टू, नामकरण रख रहे हैं। इसका नाम रख दिया तीन, इसका नाम रख दिया चार, इसका नाम हमने रख दिया इस वाले एंगल का, ये एंगल बन रहा ना, इस एंगल का नाम हो गया एंगल पाँच। इस एंगल का नाम हमने रख दिया एंगल छः। इस एंगल का नाम हमने रख दिया एंगल सात। इस एंगल का नाम रख दिया एंगल आठ। ठीक है। हमने केवल नाम रखा है। घर एक, घर दो, घर वन नंबर वन, होम नंबर टू, होम नंबर थ्री, होम नंबर चार, होम पाँच, होम छः, होम सात, होम आठ। ठीक है। अच्छा चलिए, अब ध्यान से समझिएगा। एक कॉलोनी में दो तीन लोग चार लोग एक एक जैसा जो है सोच रखते हैं। एक कॉलोनी में दो चार लोग होते हैं क्रांतिकारी टाइप हमारे जैसे, वो अलग सोच रखते हैं। वो दूसरे से सोच मिलता मिलता जुलता है, उनका भगत सिंह से सोच मिलता जुलता है ना। तो कुछ क्रांतिकारी होते हैं, कुछ उसी में डरपोक टाइप होते हैं, कुछ बहुत सुशील होते हैं, सज्जन होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। ठीक है। कुछ गंदे भी होते हैं हमारे जैसे। तो बात समझ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो कहानी हम यहाँ पे करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाएगा? तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे क्या? सबसे पहला हेडिंग डालेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। नाम पहली बार सुनेंगे तो दिक्कत होगी, आप बार बार सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। करस्पॉन्डिंग एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का कहानी क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? ये है एक लाइन, इस लाइन पे एक है तिर्यक लाइन, टीढ़ी रेखा, उस पे ये वाला घर, दूसरे वाले पर ये जो टेढ़ा लाइन है उस पर ये वाला घर। ये दोनों घर एक जैसा होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे भाई, ये है हिमालय। हिमालय पर एक जगह घर बना हुआ है, घर एक। इसी हिमालय पर दूसरे जगह घर बना हुआ है सेम जैसा। बताओ, ये भी उसी जगह पे है। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन, ये एंगल, ये लाइन, ये एंगल, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एक और पाँच, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया दो और छः, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया चार और आठ, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तीन और सात। ठीक है। यानी एक लाइन है, इस लाइन पर इस लाइन के बीच में एंगल, और इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, ये सब बराबर होते हैं। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए कहा जाए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक और पाँच बराबर है, जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, घुमा के क्वेश्चन आ जाए, एक तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा पे यहाँ पर एक कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एक है, यहाँ पर एक कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो दो है, और यहाँ पर एक लाइन दे दिया है कि भैया ये लाइन है और दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं। बताइए, एल एक लाइन है, एम लाइन है, एल और एम में क्या रिश्ता होगा? तो जब भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल पे बात होगी, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल पे बात होगी, यानी इसका मतलब है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। यानी एंगल वन जो है वो बराबर है एंगल टू के, ये एंगल का साइन हो गया। एंगल वन एंगल बराबर है टू के, इसका मतलब एल और एम के बीच में क्या रिश्ता होगा भैया? एल और एम जो होंगे एक दूसरे से हमेशा क्या होंगे? पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रही है? एक आदमी है जो सांस नहीं ले रहा है, बताओ क्या हो गया है? मर गया है। इसका मतलब है कि दो घर हैं, दोनों घर एक जैसे बने हैं, इसका मतलब इन घर के सोच में एक जैसा मेंटालिटी होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? यानी दो घर हैं यार, दोनों एक जैसा काम करते हैं यार, दोनों एक ही जैसे रहते हैं, दोनों एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, दोनों इशारे इशारे में बात भी कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे की बात समझ भी जाते हैं, इसका मतलब एक दूसरे की मेंटालिटी एक जैसी है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं पैरेलल लाइन में। लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो दो लाइन के बीच में क्या रिश्ता होगा? ये दोनों क्या होंगे बताओ? पैरेलल होंगे। यहाँ पे लिख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हुए, उसके बाद फिर और लिखवा देते हैं इसमें। बहुत मजेदार चीज है, पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। वन और पाँच ये दूसरे एक दूसरे से बराबर होंगे। एंगल दो और एंगल छः एक दूसरे से बराबर होंगे। पता नहीं हाथ क्यों काँप रहा है। एंगल थ्री और एंगल सात एक दूसरे से बराबर होंगे। एंगल चार और एंगल आठ एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है। अगर ये एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब इनके बीच में जो लाइन होगा वो क्या होगा? पैरेलल। यानी लिख लीजिएगा, इफ इफ लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल का साइन क्या होता है? आगे से मैं पैरेलल लिखूंगा नहीं, तो साइन दो लाइन को बना दीजिए जो मिलती नहीं है, पैरेलल, देन corresponding angles आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो corresponding angles
बराबर होंगे। और इसी का वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं, वाइसा वर्सा। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये होता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो इनके बीच में लाइन का क्या रिश्ता होगा, ये दोनों हमेशा पैरेलल होंगे। यानी पैरेलल का मतलब क्या है, कभी भी मिलेंगे नहीं। पैरेलल होंगे तो इसका मतलब क्या है, कभी भी मिलेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होंगे, लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 3 और 6 बराबर हैं, सॉरी 3 और 7 बराबर हैं, 2 और 6 बराबर हैं, 1 और 5 बराबर हैं, 4 और 8 बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ये दोनों लाइंस होंगी ना, ये भैया हमेशा पैरेलल होंगी। बात समझ में आ रही है? एक है जिसका हार्ट बीट नहीं चल रहा है, एक है जिसका ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एक है जो एकदम बोल ही नहीं रहा है, एक है जिसका दिमाग भी नहीं चल रहा है। बताइए आदमी क्या हो गया है, सब मर गया है। बात समझ में आ रही है? तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई क्या इतना? अभी तक मैंने पढ़ाया एंगल जो पैरेलल लाइन में, पहला आया कॉन्सेप्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, उसके पहले पढ़ाया पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्स क्या होता है, उसके पहले पढ़ाया एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 डिग्री। आंख बंद करके जल्दी रिवाइज करो। जीरो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल। 0 से 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसको क्या बोलेंगे, आंख बंद करो फटाफट बोलो, अक्यूट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, राइट एंगल। 90 से 180 के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 180 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। 180 से 270, 180 से 360 वाले को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा आपसे 360 वाले को क्या बोलेंगे, बताओ 360 वाले को क्या बोलेंगे, 360 वाले को बोलेंगे भैया कंप्लीट एंगल। अगला हेडिंग डालेंगे क्या, ऑल्टरनेट एंगल। इसी में पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट में ही आते हैं। पैरेलल लाइन वाले में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा आपका क्या, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाद ऑल्टरनेट एंगल। अब इसको समझाता हूं क्या होता है ऑल्टरनेट एंगल। ये सब पड़ोसी की बात है, पड़ोसी का नाम है, और इसमें कुछ भी नहीं है भाई। इस सब आसान है, सब आसान है भैया, सब आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। ये इतने टफ सवाल जो लग रहे हैं ना आपको, ये सब कुछ नहीं है। अभी मैं हलवा बना दूंगा इसको। ये सब जो सवाल टफ लग रहे हैं, कहाँ गया, ये सवाल टफ लग रहा है ना, ये सवाल टफ लग रहा है, एकदम आसान है भैया, कुछ नहीं है, एकदम हलवा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप कंसिस्टेंट रहिएगा, आप मेरी बात मानिएगा, मुझे छोड़िएगा मत, मुझे छोड़िएगा मत। मुझे छोड़ कर जाओगे तो क्या होगा आगे का समझ लेना। आप बस समझते जाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। अगला हेडिंग डालेंगे क्या, ऑल्टरनेट एंगल। थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं, विश्वास बनाया हूं और विश्वास आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बताइए। चलिए, तो ऑल्टरनेट एंगल की हम बात कर रहे हैं। अब ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है अंदर वाला मामला, तो इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। दूसरे वाले को बोला जाता है बाहर का मामला, तो बाहर को क्या बोला जाता है भैया मेरे, एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई? आइए बनाइए इसको। लीजिए सर, बन गया ये भी, और ये दिस वन, गुड, शाबाश, टेढ़ा सीधा, ये सही है। अब देखिए, इसका नाम हमने रखा था घर एक, ये कौन सा था, दो, ये किसका था, तीन, ये किसका था, चार, ये कौन था, पाँच, ये कौन था, छः, ये क्या था, सात, ये क्या था, आठ, यही था ना। चलो इंटीरियर एंगल में कौन कौन चीजें आएंगी, इंटीरियर मतलब अंदर अंदर, अंदर अंदर में कौन आ रहा है, 3 4 6 5, यही आ रहा है, 3 4 6 5। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 4 5 6 आ रहा है, जिसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 6 के बराबर होगा, 3 5 के बराबर होगा। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल में कौन आएगा, 1 2 7 8, तो ऑल एक्सटीरियर एंगल, जिसमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन है, एक किसके बराबर होगा बताओ, 7 के, 8 किसके बराबर होगा, 2 के। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल में लिख लीजिए कौन कौन है, 3 4 6 5, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन है बताओ, एक्सटीरियर में कौन कौन है, 1 2 7 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब 1 2 7 8 में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एक जो होगा, ये एक जो होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के, 8 किसके बराबर होगा, 2 के। यानी एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, 8 ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बाद आता है
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आ गया एंगल 4 और एंगल 6, और दूसरा होगा एंगल 3 और एंगल 5। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल भी, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये भी याद रखना है, धीरे 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 याद हो जाएगा, चिंता ना करिएगा। यानी एंगल एक किसके बराबर होगा, एंगल एक किसके बराबर होगा, तो एंगल एक बराबर होगा एंगल 7 के। ये एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। ठीक, तो ये हो गई बात क्लियर। उसके बाद आता है एंगल ऑन द सेम साइड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, एंगल ऑन द सेम साइड। एंगल ऑन द सेम साइड का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल हैं, और एक जो है वो क्या है, एक जो है आपके पास ट्रांसवर्स है। तो ये हो गया एंगल 1 2 3 4, इधर हो गया 6, इधर हो गया 5, इधर हो गया 8, इधर हो गया 7। अब इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल का मतलब होता है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। ऑन द सेम साइड इंटीरियर एंगल का मतलब, ये देखिए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब 4 और 6, 3 और 5, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। इंटीरियर है ना, इंटीरियर मतलब अंदर वाला। अंदर वाला कौन कौन है, 3 4 5 6, यही तो अंदर है। बाकी ये दोनों तो क्या हो गए, बाहर हो गए। तो 4 और 6 का सम कितना होगा, 180। 3 और 5 का सम कितना होगा, 180। ठीक, ऑन द सेम साइड यानी एंगल 4 और एंगल 6, दूसरा एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों कैसे होते हैं बताओ, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। दूसरा देखिए एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। अब देखिए एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड का मतलब 1 और 7, इसको हटाते हैं, 1 और 7, 2 और 8, 1 और 7 का एंगल कितना होगा, 180। ये दोनों कितना होगा, 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब होता है संपूरक। तो लिख लीजिए एंगल, ध्यान से समझिएगा, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, यानी एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो इसको क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री कहा जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा भैया, सप्लीमेंट्री कहा जाएगा। लेकिन एंगल x प्लस एंगल y का सम अगर 90 डिग्री है तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कहानी है किसकी, एंगल ऑन द सेम साइड इंटीरियर और एक्सटीरियर के। अब बस दो तीन चीज़ और है जिससे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्लियर हो गया, इंटीरियर एंगल भी क्लियर हो गया, एंगल ऑन द सेम साइड भी क्लियर हो गया। अगला लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, चलिए पहले समझिए वर्टेक्स क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ 0 A B, इसको क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स कहा जाएगा। इसको हिंदी में बोला जाता है शीर्ष। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तो यहाँ से ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। दूसरा ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, वर्टिकली मतलब वर्टेक्स से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एक्स होगा तो ये क्या होगा, ये भी एक्स होगा। ये वाई होगा तो ये क्या होगा, ये भी वाई होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आर इक्वल, हमेशा एक जैसे बराबर होते हैं।
ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लीनियर पेयर। क्या समझे मतलब? कह रहा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। इसका मतलब है अगर मान लीजिए मैं एक लाइन बनाता हूँ और यहाँ से एक रे डालता हूँ 0 A B C, और इसका एंगल कितना है? 100, इसका एंगल 50 है, और पूछा है कि बताइए इसका एंगल क्या होगा। तो कैसे होगा? दोनों का सम कितना होगा बताओ? दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? तो भैया मेरे दोनों का सम, ये मान लो x है, तो x प्लस 50 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 180 होगी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी। और हम जानते भी हैं, एक्चुअली सही में भी जानते हैं कि भैया दोनों 180 होता है, ये 50 है तो ये क्या होगा? 130। तो सम ऑफ एंगल ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो एक और लिख के दिखाऊं, समझाऊं थोड़ा। एक लाइन है, ये एक लाइन है एंगल डी, दूसरा लाइन, हालांकि ये थोड़ा, ये हो गया सी, ये हो गया आपके पास बी, और ये हो गया आपके पास, इसको हटा देते हैं, ये हो गया ए। बताइए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूं इसकी वैल्यू 30 है, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स की? अगर 30 है तो ये कितना होगा? 150। और अगर कह दिया जाए पूरे की वैल्यू बता दीजिए, ये 30 है तो पूरा टोटल कितना होता है? 360। तो टोटल ये वाला कितना हो जाएगा एरिया? ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये वाला एरिया कितना होगा अगर ये पूछा जाएगा? तो टोटल 360 में से 30 माइनस करिए, क्या बचेगा? 330 डिग्री। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हुआ? चलिए अगर मान लीजिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट से हर जगह आपने लाइन ड्रॉ करा, और सबका जो है, सबको आपने एंगल का नाम दे दिया A B C D E F। तो पूछा जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, बहुत बेसिक है समझिएगा, डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। इतना आसानी से कोई नहीं समझाता है। टोटल की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 360 डिग्री होगी। बात समझ में आ रही है? 360 डिग्री समझ आ रहा है? बात क्लियर है? बात यानी अगर मैं ऐसे बना दूं और यहाँ पर पॉइंट लगा दूं, ये वाला एंगल कितना होगा? ये होगा 180 डिग्री। लेकिन मैं ऐसे बना दूं और पूरे को लगा दूं तो पूरा कितना होगा बताओ? 360 डिग्री। ये बात मानते हैं आप? ये बात मानते हैं क्या आप? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आपके पास है? नेक्स्ट नेक्स्ट है, लिखिएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ओ डबल पी ओ एस आई टी अपोजिट एंगल्स। कह रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और इसको बढ़ा दिया जाए, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्स है ना? ये क्या है? ये मान लो ए है, ये है बी, ये है सी। चलो कॉमन सेंस से बताइए एंगल एक्स प्लस एंगल सी कितना होगा? भाई दोनों 180 होगा कि नहीं होगा? एंगल एक्स प्लस सी कितना होगा बताओ? एंगल एक्स प्लस सी हो जाएगा 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? इसको भी याद रखिएगा, ट्रायंगल के इंटीरियर तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो ये भी होता है 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी है? चलिए एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स में कुछ जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सी में
कुछ जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है, सी में क्या जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी जोड़ रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी आ जाएगा। तो यही थ्योरी कह रहा है, थ्योरी क्या कह रहा है लिख लीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो एक्स है ना वो इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब इस वाले छोड़ के, ये दोनों के सम के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए दोनों का सम कितना होता है, x प्लस सी की वैल्यू 180 होती है। चलिए, और हम जानते हैं ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी सी में कुछ जोड़े हैं तो 180 आया है, सी में कुछ जोड़े हैं 180 आया है। क्या जोड़े हैं, ए प्लस बी, यहाँ पर क्या जोड़े हैं, एक्स, यानी ये दोनों बात बराबर है। यानी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंगल ए प्लस बी होना चाहिए। यानी ये जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, इसको छोड़कर इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया आपको। बताइए बात क्लियर है क्या, ये बात आपको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। चलिए, ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो ये भी आप बता दीजिए, एक लाइन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। चलिए, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉमन वर्टेक्स। ये अगर मान लो ओ है तो ओ को क्या बोला जाएगा, कॉमन वर्टेक्स। क्यों कॉमन वर्टेक्स बोला जाएगा, क्योंकि एक वर्टेक्स से दो लाइन खींचा गया है। एक लाइन हो गया ये वाला और दूसरा लाइन हो गया ये वाला। ठीक, अगर मान लीजिए इसका एंगल बी है, इसका एंगल क्या है, ए है, तो ये जो होगा देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस वाले को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉमन आर्म। कॉमन आर्म, ये भुजा है, ये दोनों कॉमन है किसके लिए, एंगल बी और एंगल ए के लिए। बात समझ में आ रही है, एंगल ए और एंगल बी के लिए दोनों के लिए कॉमन कौन है बताओ, तो कॉमन हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसका नाम ओ एक्स रख लीजिए तो ओ एक्स कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसको याद रखिएगा, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म का क्या कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म समझ में आ गया। एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये भी क्लियर हो गया कि चारों का सम मतलब 100% होगा, ये 360 होगा, आधा होगा तो कितना होगा, 180 होगा। ये बात वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, सम ऑफ एंगल ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री होता है, ये बात हो गई क्लियर। एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक सॉरी 4 और 6 का सम कितना होगा, 180। 3 और 5 का सम कितना होगा, 180। एक एक और 7 का सम कितना होगा, 1 और 7 का सम कितना होगा, 180। 2 और 8 का सम कितना होगा, 180। ये बात हो गई। अगला ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 4 और 6 एक दूसरे के बराबर होंगे, 3 और 5 एक दूसरे के बराबर होंगे, 1 और 7 एक दूसरे के बराबर होंगे, 2 और 8 एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब हो गया 1 और 5, 1 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे बताओ, बराबर होंगे। 4 और 6 सॉरी 2 और 6 एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। 3 और 7 एक दूसरे के बराबर होंगे। 4 और 8 एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ऐसा है तो ये लाइन जो है पैरेलल है, यानी लाइन पैरेलल होगा तो ये कहानी चलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी पैरेलल लाइन कैसे होते हैं, जो किसी से कभी मिलते नहीं हैं। उसके बाद ये एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 डिग्री, जीरो एंगल 0 डिग्री, और पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 180 से लेकर 360 के बीच में, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, 180 से सॉरी 90 से 180 के बीच में होता है। बाकी ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट, जीरो, कंप्लीट और रिफ्लेक्स एंगल मैंने पढ़ा दिया। लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, प्लेन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सारी कहानी बता दी है। अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट लाइन एंड एंगल का क्लियर है, लाइन एंड एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, और अगर पहले क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे तो आपके लिए हो सकती है दिक्कत। इसके बाद अगले वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को कराएंगे, पहला क्वेश्चन बस बता दीजिए। बताओ, पूछा है एक्स की वैल्यू कितनी है, बताओ टोटल कितना हो रहा है, बताओ 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टोटल कितना होगा 180, यानी 5x प्लस 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। 5 और 4 कितना होता है बताओ, 9x, 9x की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन 9, 9 टू जा 18, x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। बस हो गया काम। यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी थी, इस एंगल की वैल्यू थी 80, इस एंगल की वैल्यू कितनी थी बताओ, 100, और टोटल मिला के देख रहे हैं कितना हो रहा है, 100 प्लस 80 180। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, कहानी क्लियर है। आपको इतने मन से करना पड़ेगा तब जाके कोई चीज़ क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक आप इसको सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।